नमस्कार दोस्तों आज की जो ये क्लास है ये आपके लिए फ्रूटफुल क्लास है और काफी अच्छी क्लास है। देखिए बात करते हैं इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स डेफिनेटली करने वाले हैं जो भी रिसेंटली बेस्ड 2024 में हुए हैं। तो इन पेपर्स के माध्यम से आपको जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो भी पता चलेंगे और आपके लिए काफी फ्रूटफुल एक प्रैक्टिस आपके लिए हो जाएगी कि हाँ ओवरऑल इंग्लिश की प्रैक्टिस हम ये कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स आज का पेपर हम स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन शो हो रहा है उसके बारे में जरा बात करते हैं। फ्रेंड्स आप कोशिश करना कि जो क्वेश्चन आपको कराया जाए आप थोड़ा सा वीडियो को एक बार स्टॉप करके पहले खुद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना और कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर कमेंट करें ताकि आपको भी लगे कॉन्फिडेंट आए कि हाँ आपको भी इसका आंसर पता था। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन मुझे क्या करना है, मुझे ग्रामेटिकली एरर इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं सेंटेंस क्या है। माय ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। नाउ फ्रेंड्स यस्टरडे यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा है जो कि पास्ट का टाइम है, तो इस हिसाब से मेरी वर्ब जो हेल्ड है ये बिल्कुल सही लिखी है। नाउ इस सेंटेंस में माय ब्रदर की अगर मैं बात करूं तो माय ब्रदर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्योंकि यस्टरडे पास्ट टेंस की बात कर रहा था। तो इस पूरे सेंटेंस में अब जो टेंस चलेगा वो पास्ट टेंस ही चलेगा। तो उस हिसाब से जो परफॉर्म्ड वर्ब आपकी लिखी है वो भी सही लिखी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नाउ फ्रेंड्स इसके सेकंड पार्ट पर अगर हम आते हैं तो ये लिखा है एक्सट्रीमली गुड। नाउ अगर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट माय ब्रदर है और अगर आप माय ब्रदर के एडजेक्टिव की बात कर रहे होते तो आप बिल्कुल सही लिख रहे होते कि माय ब्रदर इज गुड, मेरा भाई बहुत अच्छा है। लेकिन आप बात तो इनकी परफॉर्मेंस की कर रहे हो और अगर अब आप इनके परफॉर्मेंस को गुड बता रहे हो तो परफॉर्मेंस एक वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का नहीं एडवर्ब का यूज करते हैं, जबकि यहाँ पर जो गुड वर्ड लिखा है ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो मुझे गुड का एडवर्ब यहाँ पर लिखना पड़ेगा और गुड का जो एडवर्ब होता है फ्रेंड्स वो होता है वेल वर्ड। तो माय ब्रदर परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल होगा गुड की जगह पर। तो मैं यहाँ पर कौन से पार्ट में शो करूंगी, थर्ड पार्ट में। तो यहाँ गुड की जगह फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्सट्रीमली वेल इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ फ्रेंड्स अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप एक बार क्वेश्चन में जरूर देखिएगा कि वो आपसे एंटोनिम पूछ रहा है कि सिनोनिम, क्योंकि कई बार एग्जाम में हम ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा क्या था। नाउ इस क्वेश्चन में उसने मुझसे पूछा है सिनोनिम। अगर सिनोनिम पूछा है तो आप जरा अपने बोल्ड वर्ड पे जाओ। सिनोनिम पूछा किसका है, सिनोनिम आपसे पूछा गया एल्ट्रिस्टिक वर्ड का। अब फ्रेंड्स ये जो वर्ड होता है ना ये वर्ड होता है एल्ट्रस्ट। नाउ इस वर्ड को आप याद कैसे कर सकते हैं, एल ट्रस्ट को आप दो पार्ट में तोड़े, ऑल ट्रस्ट यानी एक ऐसी चीज जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, सभी पर भरोसा कर सकते हैं। और आप ऑल ट्रस्ट यानी पूरा ट्रस्ट किस पर दिखा सकते हैं, उस व्यक्ति पर जो व्यक्ति बहुत अच्छा है, जो व्यक्ति हेल्पिंग नेचर का है, दूसरों की मदद करता रहता है, यानी एक परोपकारी व्यक्ति है। और परोपकारी व्यक्ति के लिए फ्रेंड्स हम जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं फिलेंथ्रोफिस्ट या फिर फिलेंथ्रोफिक। तो मेरा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब एक वर्ड लिखा है फिनोमिनल। फिनोमिनल जो वर्ड है वो आपके उत्कृष्ट का सिनोनिम है जिसको आप स्प्लेंडेड भी कहते हैं, यानी कि शानदार परफॉर्मेंस के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फोनोटॉपिकल। नाउ फ्रेंड्स इस वर्ड की जो स्पेलिंग है ना वो गलत लिखी है, ये फोनोटॉपिकल वर्ड नहीं है, ये वर्ड है फेनोटॉपिकल। और ये जो फेनोटिपिकल वर्ड है ना ये आपके बायोलॉजी का वर्ड है। आपने कई बार वर्ड सुना होगा फेनोटाइप, जेनोटाइप, क्योंकि लिविंग बीइंग से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। हेरिडिटरी के लिए हम डीएनए में इसको पढ़ते हैं। तो फेनोटाइप ये वर्ड था जो बायोलॉजिकल वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड है फैंटासिमल। ये जो फैंटासिमल वर्ड है ये फैंटेसी से रिलेटेड वर्ड है। फैंटेसी जिसका मतलब आप कहते हैं इमेजिनरी या जिसको आप अनरियल भी कहते हैं। तो माय राइट ऑप्शन फॉर एल्ट्रिस्टिक इज फिलेंथ्रोपिक। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस में बताना है। तो जरा सेंटेंस करते हैं। हम जब एक्टिव और पैसिव सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले अटैक ही किस पे करते हैं, वर्ब पर करते हैं। ना यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। पैसिव वॉइस जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाते हैं तो हम उसे वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। ना मुझे वॉज दो ऑप्शन में नजर आ रहा है और वॉज के बाद थर्ड ऑप्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मुझे दोनों ऑप्शन में नजर आ रही है। ना अगर इस क्वेश्चन में बात करूं तो इशिका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो बाय के साथ पीछे जाना चाहिए, जबकि फोर्थ ऑप्शन में आपने बाय द फॉरेस्ट लिखा है। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट की हम बात करें, विनोद हैड अ डैश एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। नाउ फ्रेंड्स
बहुत नैरो, इसको फ्रेज को कहते हैं नैरो एस्केप, जिसका मतलब होता है बिल्कुल बारीकी से बचकर निकल जाना। यानी अपन नहीं कहते कई बार बिल्कुल साइड में से कट मार के चला गया, यानी विनोद हैड अ नैरो एस्केप, बिल्कुल बाल बाल आप बचे हो। तो नैरो एस्केप को हम हिंदी में कहते हैं बाल बाल बचना। इट्स योर फ्रेजल वर्ब जिसको आपको ध्यान रखना है। तो ये कंफर्टेबल एस्केप नहीं होता, वाइड एस्केप नहीं होता, फुल एस्केप नहीं होता। द वर्ड इज नैरो एस्केप, बाल बाल बच के निकल जाना। नाउ नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है जिसमें मुझे फिर वापस एरर स्पॉटिंग ही करनी है। एरर वर्ड से मुझे दिख रहा है। नाउ इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली, दो मेरे सब्जेक्ट है जो किससे कंबाइन है, एंड से। नाउ जब भी एंड से दो सब्जेक्ट कंबाइन होते हैं तो वो किस तरीके से ट्रीट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं। इसका मतलब वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो इस हिसाब से हैव जो है वो बिल्कुल सही लिखा है। नाउ हैव के बाद एक बार थर्ड फॉर्म चेक कर लो, तो रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी सही लिखी है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नो इन्फॉर्मेशन। नाउ हमने अगर इस नाउन के बारे में सुना हो तो ये जो इन्फॉर्मेशन वर्ड है ना, ये एक ऐसा नाउन है जिसे हम अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। एंड गाइस जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं होता। तो इन्फॉर्मेशन वर्ड भी कैसे एग्जिस्ट होगा, सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। यानी कि मेरे को एरर दिख गई है, नो इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, द राइट वर्ड इज इन्फॉर्मेशन। तो मैं कौन से पार्ट में एरर टिक करूं, फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। नाउ इस क्वेश्चन में अगेन आप चेक करें, आपको एंटोनिम बताना है कि सिनोनिम, तो आपको सिनोनिम बताना है। अब आपको सिनोनिम बताना किसका है, तो यहाँ पर ये बोल्ड पार्ट थोड़ा सा रह गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में जो बोल्ड पार्ट था वो था हैरिस वर्ड पर। तो आपको हैरिस का सिनोनिम जो है वो बताना था। नाउ फ्रेंड्स हैरिस वर्ड जो वो हैरेसमेंट से लिया गया है। हैरेसमेंट नाउन है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैरिस इसकी वर्ब लिखी हुई है। हैरिस का मतलब होता है किसी को परेशान कर देना। हैरिस का मतलब होता है किसी को धमकी देना, थ्रेटन करना, डराना। ये सब हैरेसमेंट के वर्ड है। नाउ अगर मैं ऑप्शन पे जाऊं तो इस ऑप्शन में एक वर्ड लिखा है बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है किसी को डिसीव करना, यानी कि धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड लिखा है सूद। अपन कई बार नहीं बोलते ये बहुत ज्यादा सूदी है, सूदी मतलब अच्छा है, सॉफ्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं रैलिश की। रैलिशमेंट का मतलब भी होता है परफॉर्मेंस अच्छी होना, शानदार होना। तो यहाँ पर हैरेसमेंट यानी कि धमकी देने के लिए जो राइट आंसर है दैट इज इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब भी थ्रेटन होता है, यानी हैरेसमेंट, इंटिमिडेट एंड थ्रेटन तीनों के तीनों वर्ड्स क्या है, सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको मुझे यहाँ पर अंडरलाइन सेगमेंट का क्या बताना है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। नाउ अगेन यहाँ पर अंडरलाइन सेगमेंट जो है वो है अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक फॉर्मेट। यानी कि ये जो मेरा था ऑप्शन यहाँ तक अंडरलाइन पार्ट था। नाउ इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं, सेंटेंस जरा एक बार पढ़ते हैं। स्पाई फैमिली, स्पाई फैमिली का मतलब होता है जासूसी करने वाली जो फैमिली है, इज अ ग्राफिकल नॉवल दैट इज नरेटिव वर्क इन विच, जो स्टोरी उन्होंने कन्वे की है रीडर को वो कैसी थी, अनइंटरप्टेड थी। अनइंटरप्टेड का मतलब है जिसमें कोई बाधा नहीं आई, स्मूथली कंटिन्यूअसली वो चीज चलती रही। अब मुझे यहाँ अनइंटरप्टेड से रिलेटेड वर्ड जरा पकड़ना है क्योंकि इसने मुझे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बोला है। अब मैं अगर अनइंटरप्टेड की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन है एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एग्जिस्ट करती है, तो ये अनइंटरप्टेड का सिनोनिम तो बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल, लेटिट्यूडनल, ये आपने सुना है, लॉन्गिट्यूडनल भी इसका सिनोनिम नहीं है। सेडिमेंट्स भी हम लोग बात करते हैं, सेडिमेंट्स वो जो किसी भी लिक्विड में नीचे जम जाते हैं, तो सेडिमेंट्स भी इसका वर्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पर सीक्वेंशियल वर्ड बिल्कुल बोल सकती हूँ। सीक्वेंशियल का मतलब होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो लगातार बढ़ती हुई चल रही है या घटती हुई चल रही है, सीक्वेंस में चल रही है। तो सीक्वेंस में जब कोई चीज चलती है तो वो इंटरप्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मेरा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मुझसे वन वर्ड की डिमांड कर रहा है। वन वर्ड के लिए मेरे पास सेंटेंस क्या है, शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस। नाउ लैंग्वेज बोलने के लिए मोस्टली हम जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो वर्ड हम यूज करते हैं लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है बहुत सारी भाषाएं बोलना। नाउ इस सेंटेंस में इसने मुझे मेनी लैंग्वेजेस बोला है। थोड़ा ऑप्शंस पर जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो हीट्रोलिंग्विस्ट वर्ड है, हीट्रो, अब आपने ना अगेन केमिस्ट्री में वर्ड पढ़ा होगा, हीट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान, एक जैसा, लेकिन हीट्रो का मतलब होता है अलग अलग, यानी जो अलग अलग भाषाएं बोलता है। पर इसमें मैनी तो वर्ड कहीं नहीं आया, तो यानी अगेन यहाँ हीट्रोलिंग्विस्ट मेरा आंसर नहीं है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल लैंग्वेज बोलने वाला, ये भी मेरा आंसर नहीं है। बायलिंगुअल में बाय का मतलब होता है दो भाषाएं बोलने वाला, जबकि इससे मुझे मैनी लैंग्वेज का है। मल्टी का मतलब मैनी होता है, तो माय राइट आंसर इज मल्टी
लिंगुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे फिर सिनोनिम की बात कर रहा है, एंड द वर्ड इज इनॉर्डिनेट। अब ये जो इनॉर्डिनेट वर्ड है, इसके अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो प्रोज वर्ड यहाँ पर लिखा है। नाउ फ्रेंड्स, आपने कई बार वर्ड सुना होगा प्रोज एंड कॉन्स अपन बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। तो जो प्रोज वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है पॉजिटिव से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए लिखा है इंसिनुएशन। नाउ ये जो वर्ड इन अर्न वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है किसी भी तरफ हिंट देना, यानी कि किसी का, मैं अगर आपसे ये कहूँ ना, कई बार जैसे अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन में भी देखते हैं तो ब्रैकेट में आपको हिंट प्रोवाइड होता है, यानी किसी की तरफ इशारा करना, संकेत करना, या किसी का हिंट प्रोवाइड करना होता है। जबकि क्रूड वर्ड आपने सुना है, किसी भी चीज में गंदगी पैदा हो जाना, जैसे हम अगर साइंस की भाषा भी कहते हैं तो हम क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल मतलब ऐसी कोई चीज जिसमें गंदगी मौजूद है। रैग्ड का मतलब भी होता है रैगिंग से रिलेटेड, तो यानी कि ये भी हिंट वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ जो इन साइन वर्ड है, इसको भी आप याद कर सकते हैं इन साइन। साइन से आप याद कर सकते हैं किसी को क्या देना, इशारा करना। तो मेरे से सिनोनिम पूछा है, तो यहाँ पर इनॉर्डिनेट वर्ड का सिनोनिम होता है इंसिनुएशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये अगेन मुझसे क्या पूछ रहा है, ऑपोजिट पूछ रहा है। देखो यहाँ पर मुझे एंटोनिम बताना है किस वर्ड का, वाउच वर्ड का। अब सबसे पहली बात तो मुझे वाउच का मतलब पता हो। तो वाउच का मतलब क्या होता है, जैसे आप कई बार नहीं कहते कि हाँ यार ये अपनी चीज में बिल्कुल सही है। जैसे अगर मैं सेंटेंस बात करूं, एक्सप्लोसिव यूज्ड इन माय ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी, यानी कि इसकी एफिशिएंसी की तो मैं गारंटी लेता हूं, यानी मैं कहता हूं कि इसकी एफिशिएंसी बिल्कुल सही है। तो जब आप किसी चीज की गारंटी लेते हो, या फिर अगर आप किसी चीज को ये कहते हो ना, सही साबित करते हो कि यार मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल सही है, राइट है, तो हम वाउच वर्ड का यूज करते हैं। ना यहाँ पर पहला ऑप्शन बोल रहा है मेंटेन करना। तो मेंटेन वर्ड जो है वो वाउच का एक तरीके से सिनोनिम ही हो गया कि आप किसी चीज को मेंटेन की बात कर रहे हो, यानी सही करने की बात कर रहे हो। विटनेस का मतलब भी यही होता है, हम किसी की विटनेस कब करते हैं, या हम किसी की विटनेस कब देते हैं, जब हम ये कहते हैं या किसी को सही साबित करने के लिए उसकी क्या दी जाती है, विटनेस दी जाती है ना। यहाँ पर वर्ड है सर्टिफाई, किसी को सर्टिफाई, सर्टिफाई अगेन वर्ब है। सर्टिफाई करना भी मतलब मैं इसको सर्टिफाई करता हूँ, यानी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता हूँ। अगेन ये भी आप किसी को वैलिडेट ही कर रहे हो, यानी कि किसी की वैलिडिटी दे रहे हो। लेकिन इसका जो राइट आंसर मुझे ऑपोजिट बताना था, तो इनवैलिडेट इसका आंसर राइट हो गया, क्योंकि इनवैलिडेट में आपने इन वर्ड को जोड़ करके इस वर्ड को क्या बना दिया, नेगेटिव। यानी मेंटेन, विटनेस और सर्टिफाई तो वाउच के सिनोनिम है, जबकि इनवैलिडेट इसका क्या हो गया, राइट एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें, टॉक्सिक। नाउ फ्रेंड्स, टॉक्सिक का मतलब होता है किसी भी चीज का जहरीला बन जाना, यानी घातक बन जाना, जो आपका प्राण ही ले ले। टॉक्सिक का एक बहुत कॉमन आपने सिनोनिम सुना होगा जिसको हम फेटल कहते हैं। चाहे आप टॉक्सिक बोल लो, चाहे आप फेटल बोल लो, इसका राइट सिनोनिम आपसे पूछा है तो राइट सिनोनिम होता है लीथल वर्ड। लीथल का मतलब भी क्या होता है, फेटल, यानी कि जानलेवा। नाउ इसके बाकी ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो एक वर्ड लिखा है लैंकी, एक वर्ड लिखा है लॉडेटरी और एक वर्ड लिखा है लिसेट। अगर मैं बात करूं लैंकी की, तो लैंकी वर्ड जो होता है ना, इस लैंकी का मतलब होता है किसी भी चीज का राइट में चले चलना, यानी कि सही चलना। लॉडेटरी और लिसेट वर्ड जो है ये भी कॉमन वर्ड है, आपका सुना हुआ वर्ड होगा। अगर मैं लॉडेटरी की बात करूं तो लॉडेटरी का मतलब होता है किसी को तकलीफ देना, परेशान करना। लिसेट की अगर मैं बात करूं तो लिसेट का मतलब होता है, अपन नहीं कहते कि यार ये चीज है ना बिल्कुल सही है, जायज है, लीगल है। तो लिसेट वर्ड जो है वो बिल्कुल लीगल का सिनोनिम हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट वर्ड के बारे में अगर हम बात करें, फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। आर्ग्यू का मतलब है जो किसी भी चीज का तर्क वितर्क करता रहता है ना। यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो रेटिसेंट वर्ड जो होता है ना, ये सॉलिटरी का सिनोनिम है। सॉलिट्यूड भी आप इसको कह सकते हैं, या सेक्लूजन भी आप इसको कह सकते हैं। रेटिसेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अकेले में रहना पसंद करता है, बहुत कम बोलता है, बोलचाल में बहुत कम है, बहुत चुपचाप रहता है, उसे रेटिसेंट कहते हैं। कंटेंशियस वर्ड जो है ये अगेन हम यूज करते हैं ईमानदारी के लिए। और एक ये कंटेंशियस वर्ड जो है ना, ये इस चीज के लिए भी यूज होता है जब आप किसी भी चीज का तर्क वितर्क करते हैं, यानी कि जो पर्सन हु लाइक्स आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, इसका मुझे राइट आंसर मुझे मिल गया है कंटेंशियस वर्ड। तो कंटेंशियस का मतलब तर्क वितर्क भी होता है, और कंटेंशियस का मतलब ईमानदारी भी होता है। फ्रेंड्स, कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक, और विराशियस वर्ड ना, ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं वोराशियस, और एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं विराशियस। जो वोराशियस वर्ड है ना, इसमें जो वोर वर्ड है ये बोलने के लिए यूज होता है, जबकि वराशियस में जो वर वर्ड है ये लॉयल्टी के लिए, यानी कि फेथफुल के लिए यूज होता है। तो अगर आप विराशियस बोल रहे हो तो आप उस व्यक्ति को फेथफुल बता रहे हो, और अगर आप वोराशियस बोल रहे हो तो आप उस व्यक्ति को टॉकेटिव बता रहे हो। तो आर्ग्यूमेंट के लिए माय राइट आंसर इज कंटेंशियस, यानी ऑप्शन नंबर
थर्ड। नेक्स्ट की हम बात करें, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। गाइस ये एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आता ही आता है, इस पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, रेलिवेंट, देखने में आपको चारों ही स्पेलिंग एकदम सही लगने वाली है, लेकिन अगर राइट स्पेलिंग की बात करें तो रेलिवेंट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी है। इसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है? रेलिवेंट में ए का यूज होता है, VANT होता है। एम्बैरस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एम्बैरस अभी हमने देखा भी था, ह्यूमिलिएट इसका आंसर है, हैरेसमेंट भी इसका आंसर है, अभी एक क्वेश्चन गया था हैरेसमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है कोनॉइजर। कोनॉइजर का मतलब होता है किसी भी चीज का पारखी होना, परख करने वाला, जज करने वाला, और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है ऑफिसर। तो मेरा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में मेरा आंसर हो गया रेलिवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक्टिव वॉइस आपको इस क्वेश्चन की बतानी है। लवली ट्विन्स आर कंपोज। नाउ इस क्वेश्चन में अगर मैं वर्ब पर अटैक करूं, वर्ब, आर कंपोज वर्ब है, ये कौन से टेंस में है? अगेन मुझे ये जाना है एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाना पड़ेगा। कंपोजेज नहीं होगा, विल कंपोज भी नहीं होगा, तो माय राइट आंसर इज कंपोज्ड, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। अगेन आपको एरर स्पॉटिंग फाइंड आउट करनी है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 2 o'clock लिखा है ना, ये लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए हम फॉर का नहीं सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एरर तो साफ क्लियर कट पता चल रही है कि फॉर नहीं आएगा, फॉर की जगह मुझे वर्ड यूज करना पड़ेगा सिंस। फ्रॉम का यूज भी मैं नहीं कर सकती, फॉर का तो अभी अभी हमने मना ही किया है, बिल्कुल बिना सिंस और फॉर के भी मैं यूज नहीं कर सकती। तो मैं राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ईडियम आपको बतानी है, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। इस ईडियम का फ्रेंड्स मतलब होता है कि यार जो काम तू कर रहा है ना, ये बहुत छोटे छोटे टास्क है, आगे तेरे लिए और भी बड़े काम है, या बड़ी चीजें हैं, या बड़ी उपलब्धियां हैं जो तुझे हासिल करनी है, क्या ये छोटी चीजों पे तू पड़ा हुआ है ना? तो यानी कि आगे बढ़। आगे किस लिए बढ़? क्योंकि आगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो तेरा वेट कर रही है, या कि आगे बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं फ्राई करने के लिए, क्या ये छोटी छोटी मछलियां फ्राई कर रहा है? तो इस इडियम को आप कैसे याद रखेंगे? बिगर फिश है आपके पास फ्राई करने के लिए, यानी कि बड़े बड़े टास्क है आपके पास करने के लिए। ऑप्शंस पे चलते हैं। टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं है। टू हैव इंटरेस्ट इन कुकिंग, कुकिंग की बात ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक, ये भी नहीं है। टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन टू मिनियल टास्क। मिनियल टास्क का मतलब होता है छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे टास्क जो भी तूने हाथों में ले रखे उसको छोड़ और आगे कहां बढ़, बड़े बड़े टास्क पे चल। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। कैसे याद रखेंगे? आपके पास आगे बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं फ्राई करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें, अगेन आपके लिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, और बोल्ड वर्ड जो है उनका आपको इनकरेक्टली स्पेल बताना था। आपको बोल्ड वर्ड्स में आपको बता दूं, ए पार्ट में रिकैप्चर वर्ड बोल्ड है, बी पार्ट में इवैक्टिंग वर्ड बोल्ड है, सी पार्ट में वेल फोर्टिफाइड वर्ड आपका बोल्ड है, और डी पार्ट में प्रायोरिटी बोल्ड है। और आपको मिस स्पेल बतानी है कि इनमें से किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। नाउ फ्रेंड्स, प्रायोरिटी की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, वेल फोर्टिफाइड की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, और रिकैप्चर की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है। लेकिन ये जो वर्ड लिखा है ना इवैक्टिंग, एक्चुअली ये वर्ड इवैक्टिंग होता ही नहीं है, ये वर्ड होता है एविक्टिंग, और ये एक वर्ब है ना? तो अब इस वर्ब का मतलब देखते हैं। आफ्टर द रिकैप्चर, रिकैप्चर करने के बाद किसको? टोलोलिंग को, और एडजेसेंट फीचर्स बताने के बाद इवैक्टिंग द एनिमी, एनिमी यानी दुश्मन को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी बेदखल कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो एविक्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकाल देना, धक्का दे देना, बिल्कुल गेट लॉस, गेट आउट कर देना, वो इस वर्ड का मतलब होता है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? एविक्टिंग। तो मेरे को कौन सा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज माई आंसर, कि यहाँ पर इवैक्टिंग की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल गलत लिखी हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगेन एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपका वेट कर रहा है, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। नाउ फ्रेंड्स, अगर सिर्फ मेरा क्वेश्चन यहीं तक होता ना कि एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए आप जो वर्ड यूज करते हो वो वर्ड आप पैरेबल का यूज करते हो, आप वर्ड पैरेबल जरूर बताते हो। ऐसे ही अगर ये स्टोरी मान लो कोई ऐसी स्टोरी है जो पिक्चराइज बेस्ड है, तो आप एलिग्री वर्ड का यूज भी करते हो, यानी कि पैरेबल और एलिग्री का मतलब होता है एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, यानी ये जो स्टोरी आप बता रहे हो ना, ये अनरियल नहीं है, ये फैंटेसी नहीं है, ये स्टोरी कैसी है? एक रियल पर्सन पर बेस्ड है या एक रियल इवेंट पर बेस्ड है।
ऐसी शॉर्ट स्टोरी के लिए हम जो वर्ड याद करते हैं वो वर्ड याद करते हैं एनेक्डोट। कैसे याद करते हैं? देखो, हर एंटीडोट आता है ना किसी भी चीज का, तो एंटीडोट जो होता है वो रियल होता है ना, वो किसी भी बीमारी को अच्छे से सही करता है ना। तो वैसे ही किसी रियल पर्सन की स्टोरी बताने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? एनेक्डोट का यूज करते हैं। स्केच का मतलब आप जानते हैं किसी चीज को बनाना, पोएम आप जानते हो, नरेटिव आप जानते हैं किसी चीज को नरेट करना। तो माय राइट आंसर इज एनेक्डोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थरों को बताने के लिए आप कौन सी यूनिट का यूज करते हैं? देखो, रिलायबल आप बिल्कुल यूज नहीं करते। रिलायबल का मतलब होता है किसी पर निर्भर करना। प्योर वर्ड भी नहीं होता, एक्यूरेट भी नहीं होता। आप वर्ड यूज करते हैं कैरेट का। कई बार नहीं बोलते 24 कैरेट, 23 कैरेट। नो फ्रेंड्स, कैरेट वर्ड की स्पेलिंग भी कई बार मिस स्पेल्ड में आती है। यहाँ डबल आर नहीं, सिंगल आर आता है ना। डबल आर वाला कैरेट जो है वो हम गाजर को बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंगल आर वाली जो स्पेलिंग है वो हम प्रेशियस स्टोन्स के लिए यूज करते हैं, जैसे गोल्ड वगैरह कैरेट में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगेन आपको सिनोनिम बताना है फेटल का। फ्रेंड्स, अभी अभी एक वर्ड गया था लेथार्जी, जिसका आपने पढ़ा था, है ना। तो अगेन आपको सिनोनिम एक और पढ़ने को मिल रहा है फेटल का। जब मैंने आपको कहा था कि किसी भी चीज की जान ले जा, अब टॉक्सिक भी इसको बोलते हैं जानलेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डेडली। इजी का मतलब आप जानते हैं, जोवियल का मतलब होता है हंसी खुशी, जो आपको जॉय दे, खुश रखे। एडिशनल का मतलब होता है किसी भी चीज को ऐड करना। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो है वो आपका वेट कर रहे हैं क्लोज टेस्ट से रिलेटेड। मैं चाहूंगी कि यहाँ पर आप इस क्लोज टेस्ट को एक बार वीडियो को स्टॉप करके डेफिनेटली पढ़ें और उसके बाद ही आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। थोड़ा सा अच्छा क्लोज टेस्ट है। पूरा का पूरा ये क्लोज टेस्ट जो बेस्ड है ये आपके कंजंक्शन या फिर एडवर्ब से रिलेटेड है। मैंने कई बार आपको बोला है कि कंजंक्शन और एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट अभी चैप्टर्स चल रहे हैं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में, चाहे आप बैंक की बात करें या आप एसएससी की बात करें। जरा पढ़ते हैं इस क्लोज टेस्ट को। ये मुझे कह रहा है देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज। इसको समझते हुए भी चलते हैं। ये कह रहा है कि एक सेइंग है जो ये कहती है कि जो इवेंट्स आने वाले होते हैं ना वो अपनी परछाई पहले से छोड़ देते हैं। यहाँ पर परछाई का मतलब है कि वो इंडिकेशंस आपको दे देते हैं पहले से, आपको पहले से इंट्यूशंस आ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तो जो कमिंग इवेंट्स आने वाले होते हैं वो अपनी शेडोज डेफिनेटली छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, लेकिन हाँ ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, ये सच नहीं है। हर बार ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है। नाउ फ्रेंड्स, इसमें जो ये फर्स्ट पार्ट आपको बोल रहा है ना, ये आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है, जबकि आगे आपको क्या कह रहा है? नॉट यूनिवर्सली ट्रू। यानी ये अपनी ही लाइन को आगे चल के क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कॉन्ट्राडिक्ट के लिए हम देयरफॉर वर्ड का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। देयरफॉर का जो यूज होता है, या हेंस का, या दस का, या सो का जो यूज होता है, वो रिजल्ट को बताने में यूज होता है। फर्दर मोर का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि फर्दर मोर का मतलब है आपने एक बात कही थी, उसके आगे आप अपनी बात आगे ऐड कर रहे हो। अब आपने अगर पहले पॉजिटिव बात कही थी तो अब आगे भी पॉजिटिव बात कर रहे हो। आपने आगे नेगेटिव बात कही थी तो आपने आगे भी नेगेटिव ही बोला, यानी आपने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया होगा, तब जाकर आप फर्दर मोर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, उसी को आप मोर ओवर भी कहते हैं, यानी मोर ओवर और फर्दर मोर आपस में सिनोनिम है। तो जब फर्दर मोर ही नहीं हो सकता तो मोर ओवर भी नहीं हो सकता। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम डेफिनेटली हाउएवर वर्ड का यूज करते हैं। हाउएवर हो गया, नेवरदीलेस हो गया, ये हाउसोएवर वर्ड हो गया, ये सारे वर्ड्स हम कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो मेरा आंसर हो गया वो क्या हो गया? हाउएवर इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। नेक्स्ट की हम बात करें, आगे पढ़ते हैं। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, यानी कि चंद सेकेंड्स में, चंद मिनटों में कुछ भी हो सकता है। एंड वन मे नॉट डैश इट, और कई बार हमें ये जो चीज है ये पता नहीं चलती है कि आगे क्या होने वाला है, ये विद इन सेकेंड्स क्या हो गया है ना। आपने यहाँ पे क्या बोला? समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में कुछ भी हो सकता है। और वो चीज आपको हो सकता है कि क्या नहीं करे, वो चीज आपको लीगलाइज नहीं करे, नहीं। वो चीज आपको इफेक्ट नहीं करे, नहीं। वो चीज आपको रेसेंट नहीं करे, नहीं। हाँ ये है कि वो चीज आपको प्रेडिक्ट ना हो। फॉरसी का मतलब है आपको पहले से पता ना चले, आपको पहले से इंट्यूशंस ना आए। तो विद इन सेकेंड्स यदि कोई चीज होती है तो हो सकता है कि वन में नॉट फोरसी इट, पहले से हो सकता है वो चीज उसे दिखे ना, अचानक से ही हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। दैट सम इंस्टेंसेस शो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग। कई बार ऐसा भी होता है, ये कह रहा है इंस्टेंसेस का मतलब होता है एग्जाम्पल्स। कई एग्जाम्पल्स ऐसे भी ये शो करता है कि जो प्रेडिक्शंस होते हैं ना सर्टेन साइंस पर जो बेस्ड होते हैं, वो कई बार गलत भी चल जाते हैं। यानी आपने अगर कोई चीज प्रेडिक्ट की हो, हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार हमारे प्रेडिक्शंस भी क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं।
नाउ देखो, यहां पर इसने क्या कहा कि आपके प्रेडिक्शन सही हो सकते हैं। अब आगे चल के ये आपसे क्या कह रहा है कि आपके प्रेडिक्शंस गलत हो जाएंगे, यानी कि ये अपनी बात आगे रख रहा है ना। देखो इसने क्या कहा था यहाँ पर कि ये कई बार अपनी कास्ट शैडोज नहीं करते हैं, कई बार कर भी देते हैं, ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। यहाँ पे इसने ना कर दिया। फिर आगे इसने क्या बोला, समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, चंद सेकंड्स में भी कुछ हो सकता है और वो हमें हो सकता है पहले से प्रेडिक्ट ना हो। फिर ये आगे अपनी ही बात कर रहा है कि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो अपनी प्रेडिक्शन शो करते हैं सर्टेन साइंस को देकर, जो कि कई बार गलत भी हो जाते हैं। ना थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हाउएवर और नेवरदीलेस दोनों का यूज होता है। इसका मतलब ये दोनों वर्ड सिनोनिम है। अगर ये हाउएवर सही है तो नेवरदीलेस भी सही होगा। दो सिनोनिम सही कैसे हो सकते हैं? इन्हें आप बिल्कुल डायरेक्टली कट कर सकते हैं। दोनों वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है। यहाँ आप रिजल्ट की बात भी बिल्कुल नहीं कर रहे हो, देयरफॉर का यूज भी नहीं होगा। आप आगे अपनी बात ही तो रख रहे हो ना कि कई इंस्टेंसेस आपको ये प्रेडिक्शन सही भी प्रूव कराते हैं। तो माय राइट आंसर इज moreover some instances show that predictions based on certain sign have gone wrong. आगे बढ़ते हैं। People generally say that natural calamities can be predicted by observing the animals. यानी आप कई natural calamities को animals को observe करके भी पता कर सकते कि कुछ होने वाला है। बट व्हाट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज एंड डोंट शो एनी साइंस बिफोर द इवेंट अपीयर्स। यानी कह रहा है क्या हो ऐसा कि अगर मान लो वो जानवर ही बीमार हो जाए तो, उसको कोई डिजीज हो जाए तो, और वो आपको ऐसा कोई साइन ना दे कि भाई आगे कोई इवेंट होने वाला है। दे मे फेल टू मेक पेक्यूलर साउंड्स, वो आपको साउंड्स प्रोवाइड करने में भी फेल हो जाए, और एक्शंस अबाउट द इवेंट्स व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस, और नहीं वो आपको एक्शन करके बता पाए कि भैया कोई इवेंट आगे होने वाला है। Dash some natural calamities that are likely to appear may forecast their shadows by some bad omens. ये कह रहा है कि कई natural calamities जो है ना, अननेचुरल कैलामिटीज, वो आपको कई बैड ओमेंस, ओमेंस को मतलब होता है संकेत, हिंट, वो आपको प्रोवाइड कर देती है पहले से ही। नाउ इस सेंटेंस में आप सेकेंडली का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंडली जो होता है ना वो सीक्वेंस बताता है। सेकेंडली के लिए पहले फर्स्टली का होना जरूरी है। आप डिस्पाइट का यूज भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर आपको डिस्पाइट की और इंस्पाइट ऑफ की अगर एक बात बताऊं ना, तो ये डिस्पाइट का ही सिनोनिम होता है जिसको हम इंस्पाइट ऑफ भी कहते हैं। नाउ डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ की खासियत पता है क्या है कि इससे है ना अपने बाद में एक नाउन की जरूरत डेफिनेटली होती है, और वो जो नाउन है ना वो भी एक ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, यानी कि इसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। आप डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो नाउ आपने यहाँ पर कॉमा के बाद में सम नेचुरल कैलामिटीज बोल दिया, ऑब्जेक्ट तो आपने दिया ही नहीं, सम इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आप डिस्पाइट को भी कट कर सकते हो, और आप बिल्कुल भी रिजल्ट तो अनाउंस कर ही नहीं रहे हो, तो देयरफॉर का यूज भी नहीं कर सकते। आप बिसाइड्स बोल सकते हो। बिसाइड्स मतलब ये कह रहा है कई अननेचुरल, यानी कई अननेचुरल कैलामिटीज ऐसी भी हैं जो आपको पहले से बैड ओमेंस दे देती हैं। तो माय राइट आंसर इज बिसाइड्स। नेक्स्ट की हम बात करें, डैश वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट द पॉसिबिलिटीज, इसीलिए हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कंप्लीटली कट नहीं करनी चाहिए। दैट जो एनिमल्स हैं वो सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स को क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। ये आपने पूरे क्लोज टेस्ट का पूरा निचोड़ दे दिया कि आपको पॉसिबिलिटीज को कैंसिल नहीं करना चाहिए। देखो अगेन हाउएवर और नेवरदीलेस, देखो फिर वापस से सिनोनिम बैठे हैं, प्लस ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मोरओवर यानी आगे की कोई बात भी नहीं कर रहा, ये तो अपना पूरा निचोड़ सुना रहा है, कंक्लूजन सुना रहा है पूरे क्लोज टेस्ट का। तो कंक्लूजन या रिजल्ट शो करने के लिए हम फर्स्ट ब्लैंक से बात कर रहे हैं कि हम किसका यूज करते हैं, देयरफॉर का। तो हमारा राइट आंसर इज देयरफॉर। उम्मीद है ये क्लोज टेस्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। एंड फ्रेंड्स आपको उम्मीद है ये पेपर भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे हम इसी पेपर का सीक्वेंस आपके लिए बिल्कुल रोज लेकर आएंगे, ताकि जो ये पेपर सॉल्विंग है इससे आपको जज हो सके कि एग्जाम में पेपर कैसे आता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो या आपके लिए फ्रूटफुल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने आंसर्स या कोई भी अगर आपका सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। योर कमेंट्स एंड योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।